गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए? आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है, क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइटल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल है। ये जो धारा 13 कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 है उससे संबंधित है। तो आज के वीडियो में हम इस टाइटल पर चर्चा करेंगे, धारा 13 को भी समझेंगे और उच्च न्यायालय का एक फैसला जो कि उड़ीसा उच्च न्यायालय का 10 मार्च 2006 साधना पात्रा विरुद्ध सुब्रत प्रधान, इसका पैरा क्रमांक 6 और पैरा क्रमांक 37 पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें न्यायालय के द्वारा ये व्याख्या की गई है, वाद प्रश्न बनाए गए दो मुख्य, कि ये पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या इसमें दो मुख्य प्रश्न बनते हैं और उनको डिसाइड किया गया है, जो कि हमारे आज के टाइटल से ही संबंधित है। क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए? तो इसी के साथ कुछ उदाहरण भी मैंने तैयार किए हैं ई बुक के अंदर, उसमें से मैं जानकारी दूंगा। और कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, जैसा कि सर आप जानते हैं, इसका संक्षिप्त में परिचय दे देता हूं मैं। इसके प्रारंभ में जो लिखा हुआ है 14 सितंबर 1984 को लागू हुआ है और विवाह और कौटुंबिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। धारा 1 में परिभाषाएं दी गई हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है और भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा इसको लागू किया गया है। धारा 2 में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं और धारा 3 में धारा 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया है। और हमारा जो वीडियो का जो टाइटल है और टॉपिक है वो धारा 13 से संबंधित है सर। धारा 13 को इसकी अध्याय 4 में परिभाषित किया गया है प्रक्रिया में। तो इसमें सर जो बुक में परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता देता हूं और उसके बाद मैंने सरल शब्दों में उदाहरण के साथ जो आपके लिए ई बुक तैयार की उसमें से आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। धारा 13 में सर बताया है, विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार। किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी भी कुटुंब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्रवाई में, कुटुंब न्यायालय के समक्ष वाद या कार्रवाई में कोई पक्षकार अधिकार के तौर पर इस बात का हकदार नहीं होगा। किस बात का हकदार नहीं होगा? कि उसका किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। मतलब कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार नहीं होगा कि किसी विधि प्रतिनिधित्व के द्वारा या किसी वकील साहब के द्वारा उसके केस में पैरवी की जाए, विधि प्रतिनिधित्व किया जाए विधि व्यवसायी द्वारा। विधि व्यवसायी शब्द से इस्तेमाल किया गया और उसी के आगे इसी धारा में यह भी बताया गया है, परंतु यदि कुटुंब न्यायालय न्याय के हित में आवश्यक समझता है तो वह किसी विधि विशेषज्ञ की न्याय मित्र के रूप में सहायता ले सकता है। यदि कुटुंब न्यायालय को आवश्यकता प्रतीत होती है, उसके बहुत से कारण है, बहुत से रीजन है, सब ई बुक में मैंने तैयार किए हैं। अनपढ़ है पक्षकार, समझ नहीं रखता है, बूढ़ा है, कानूनी कार्रवाइयां उसकी समझ के परे हैं, तो न्यायालय इसी दशा में अनुमति देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दो मुकदमे में लेके बैठा हूं। एक मुकदमा तो सर ये है, वाद जो है कि निकाह संविदा को बातिल करार कर घोषणात्मक सहायता हेतु वाद मूल्य 65,000 रुपए, न्याय शुल्क 500 रुपए, ये भी वकील साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया है फैमिली कोर्ट में। उसी के साथ जो दूसरा मुकदमा है ये मेरे खुद के द्वारा पेश किया गया है, दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना का। आपको बता दूं मैं, वाद वास्ते दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की घोषणा किए जाने हेतु वाद मूल्य 500 रुपए, निश्चित न्याय शुल्क 500 रुपए, ये दावा मेरे खुद के द्वारा पेश किया गया है। इसी प्रकार से एक प्रकरण मेरे पास ये जस्ट अभी आया है, धारा 144 BNSS 2023, ये भरण पोषण का मुकदमा है। वकील साहब के द्वारा ही पूरी ड्राफ्टिंग की गई और उसके समर्थन में शपथ पत्र और जो दस्तावेज लगाए वो लगाकर अदालत में मुकदमा पेश किया गया। तामील मेरे पक्षकार पर हुई, मेरा पक्षकार मेरे पास आया, मैंने उसमें वकील पत्र पेश किया और जवाब के लिए समय मांगा। तो 3 उदाहरण तो दे दिए, ऐसे कई उदाहरण है सर, ऐसे कई प्रकरण है जो मेरे पास में मेरे ऑफिस में मौजूद है, जो एडवोकेट्स के द्वारा ही पेश किए गए और वकील साहब भी विपक्ष में, उनकी वकील साहब ने उपस्थित होकर उस केस को लड़ा और वर्तमान में विचाराधीन भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, ये प्रैक्टिकली जानकारी आपको मैंने दे दी है। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जो येलो कलर में डार्क में लिखा हुआ है, क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए? एक बड़ा ही सवाल है जो अक्सर हमारे मन में, एक आम जनता के मन में पैदा होता है कि क्या हमें निशुल्क वकील उपलब्ध हो जाएगा या हमें वकील चाहिए या हमें खुद को ही केस लड़ना पड़ेगा। और ये धारा 13 कहीं ना कहीं घूम फिर के
लोगों के समक्ष बातचीत के जरिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आ ही जाती है कि उसमें तो वकील की अनुमति नहीं होती है, या अनुमति होती है तो अदालत से अनुमति लेना पड़ती है। ऐसे कई सवालात हमारे मन में पैदा होते हैं। आज आपके सभी सवालों का जवाब मैं लेकर आया हूँ उच्च न्यायालय के फैसले के साथ और सरल उदाहरणों के साथ। इस ई बुक में मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आइए सर हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न, क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का उत्तर कानून विशेष परिस्थितियों और कोर्ट के आदेशों पर निर्भर करता है। तो इसको हम विस्तार से समझते हैं सर। इसमें धारा 13 जो इसी से संबंधित है, जो मैंने अभी आपको बुक में से भी पढ़ के बताई है, एडवोकेट की नियुक्ति धारा 13 जो बताती है, इसमें बताया गया है कि फैमिली कोर्ट में आमतौर पर पक्षकार, कोष्टक में पति पत्नी, सामान्यतः फैमिली कोर्ट में पति पत्नी से संबंधित विभाग होते हैं, आदि को स्वयं अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। बिना वकील के वो स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कोर्ट अनुमति देकर वकील को उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है। ये इसमें प्रावधान दिए गए हैं। प्रारंभ में स्पष्ट बताया गया है कि वो स्वयं उपस्थित होंगे और अपना केस लड़ेंगे, और साथ ही यदि अदालत को आवश्यकता महसूस होती है तो अनुमति वकील साहब की दी जा सकती है। जो सेक्शन 13 है ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 क्या कहती है, इसको पढ़ देता हूं मैं सर। थोड़ा सा आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है इसमें ई बुक में। नो पार्टी टू अ सूट or proceeding before a family court shall be entitled as of right to be represented by a legal practitioner, but it the family court considers in necessary in the interest of justice, it may allow such representation। ये इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में सर जो दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है। अब इसका जो मतलब है, इसमें सर दो मतलब निकल के सामने आते हैं। क्या मतलब निकल के सामने आते हैं? बड़े महत्वपूर्ण मतलब है सर ये, जो हमारे आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित है। सामान्यतः वकील की जरूरत नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो है, लेकिन कोर्ट की अनुमति से वकील रखा जा सकता है। ये दो मतलब इसमें सर निकल कर आए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण मतलब हैं। और उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसमें भी इन्हीं बातों को डिसाइड किया गया है, जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। इन दोनों मतलबों को हम समझ लेते हैं कि आखिर इन दोनों मतलबों का अर्थ क्या है। नंबर एक है, सामान्य वकील की जरूरत नहीं होती। फैमिली कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि पक्षकार खुद अपनी बात कहे और प्रक्रिया सरल हो। नंबर एक चीज का तो यह आशय हो गया सर कि किसी वकील साहब की आवश्यकता नहीं, आप खुद आए, अपनी बात रखें और जज साहब को समझाएं। आगे कहा है, लेकिन कोर्ट की अनुमति से वकील रखा जा सकता है। कब रखा जा सकता है? अगर मामला जटिल हो। नंबर एक, जैसे संपत्ति विवाद, गुजारा भत्ता की गणना, बच्चे किसके पास रहेगा, अगर कोई एक पक्ष कमजोर हो शारीरिक या मानसिक रूप से, या न्यायिक हित में ऐसा जरूरी हो, या पक्षकार को जानकारी नहीं है, इतने वृद्ध हैं या इतने पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हर व्यक्ति को सर कानून की जानकारी भी नहीं होती है, तो न्याय हित में उनके साथ अन्याय ना हो इसलिए न्यायालय के द्वारा अनुमति दी जाती है। उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ लेते हैं। एक बेहतर और सरल उदाहरण मैंने आपके लिए तैयार किया है कि जहां वकील की आवश्यकता नहीं होती। मामला, पति ने पत्नी के खिलाफ धारा 9 वैवाहिक सहवास की पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर की। स्थिति दोनों ही शिक्षित हैं, कोई संपत्ति विवाद नहीं है, सिर्फ पति के वापस घर न लौटने पर विवाद है। कोर्ट ने दोनों पक्ष को खुद पेश होने का निर्देश दिया, वकील की जरूरत नहीं मानी। तो ऐसी भी स्थिति बन सकती है सर। लेकिन मैंने आपको जो अभी प्रैक्टिकली बताया सर, 99%, 1% भी नहीं कह रहा हूं सर, मैंने 2% कह रहा हूं, ना 5% ना 10%, 99% जो मुकदमे मैं आपको जो सामान्यता बता रहा हूं, जो जिसको कहना चाहिए कि फैमिली कोर्ट जिसको आप कह सकते हैं, तहसील प्लेस पे भी आप कह सकते हैं, जिला प्लेस पे भी आप कह सकते हैं। मतलब 99% वकील साहब के द्वारा मुकदमा पेश किया जाता है और वकील साहब के द्वारा मुकदमा लड़ा जाता और न्यायालय के द्वारा अनुमति दी जाती है। हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें उदाहरण 2 है, जहां वकील की अनुमति दी गई। पति ने पत्नी के खिलाफ बच्चे की कस्टडी और गुजारा भत्ता दोनों के लिए मामला दाखिल किया। पत्नी स्थिति जो है वो कंडीशन देखी जाएगी न्यायालय के द्वारा। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है और पति के पास संपत्ति व इनकम के कोई दस्तावेज नहीं है। कोर्ट में न्याय हित में पत्नी को वकील रखने की अनुमति दी गई। अब इसमें जो अधिकतर चीज सर सामने आती है कि इसमें जो अनुमति के प्रावधान है, तो न्यायालय अनुमति दे सकता है और न्यायालय की इसी अनुमति के कारण अमूमन 99% मुकदमे वकील साहब के द्वारा पेश किए जाते हैं। क्योंकि सर आप एक बात समझ सकते हैं कि कानून का ज्ञान हर व्यक्ति को नहीं होता है। जैसे कि
धारा 144 BNSS 2023। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं। ये जो धारा 125 पहले थी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, उसको 144 कर दिया गया। अब इसमें याचिका पेश करना है, आवेदन पेश करना है महिला की तरफ से भरण पोषण की मांग के लिए। तो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ग्रेजुएट भी हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, शिक्षित हो, सर्विस में हो, या बेरोजगार हो, या अनपढ़ हो, उसको सर विधि की बुक की जानकारी नहीं है। उसको ये नहीं पता है कि किस धारा के तहत आवेदन तैयार होगा, ऊपर शीर्षक में अनुमान क्या लिखा जाएगा, प्रकरण क्रमांक की जगह कहाँ छोड़ी जाएगी, और आवेदक विरुद्ध अनावेदक किस प्रकार से लिखा जाएगा, और बीच में जो लिखते हैं कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 144 BNSS 2023 के तहत सादर प्रस्तुत है, ये कहाँ लिखा जाएगा, क्षेत्राधिकार किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, पैरा क्रमांक 1 में घटना को किस प्रकार से पूरा व्यवस्थित तरीके से लिखा जाएगा, वाद कारण किस प्रकार से उसमें उत्पन्न हुआ दर्शाया जाएगा, उसकी जो कोर्ट फीस है वो किस प्रकार से तय की जाएगी और कितनी जमा की जाएगी, और प्रोसेस शुल्क कहाँ है, किस प्रकार से ली जाएगी, किस प्रकार से जमा की जाएगी, कितनी प्रत में पेश किया जाएगा, सूची अनुसार दस्तावेज, और उसके साथ जो शपथ पत्र लगता है नेहा विरुद्ध राजेश समथिंग, यही है सर। हाँ, नेहा विरुद्ध राजेश में, हाँ यही है सर। और कंफर्म मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है भरण पोषण के मुकदमों में नेसेसरी कर दिया और शपथ पत्रों को, ये सारी चीजें सर। और उसके बाद तलवाना पेश करना, जज साहब से बात करना, किस प्रकार से बात की जाएगी, पक्षकार के उपस्थित होने पर क्या उसमें प्रोसीजर होगी, ये एक आम व्यक्ति की जानकारी नहीं होती है सर। इसलिए अमूमन 99% वकील साहब के द्वारा ही मुकदमा पेश किया जाता है और वकील साहब के द्वारा मुकदमा लड़ा जाता है। और यही वो परिस्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से न्यायालय के द्वारा अनुमति उसमें दी जाती है कि आप वकील साहब को कर लें, क्योंकि पक्षकार तो मौखिक ही खड़ा हो जाएगा जज साहब के सामने जाके डायस पर, और हाथ जोड़ के निवेदन कर देगा कि सर मेरी ये समस्या है। अब उसको लिखित रूप तो देना ही होगा सर, बिना लिखित रूप दिए तो काम होगा नहीं। अब वो लिखित रूप किस प्रकार से दिया जाएगा, तो उसका एक प्रारूप है, एक कानून है, और प्लीडिंग के अपने नियम है, अभिवचन के, वो एक आम व्यक्ति की जानकारी में नहीं होने के कारण उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए न्यायालय के द्वारा अनुमति दी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उड़ीसा उच्च न्यायालय 10 मार्च 2006, साधना पात्रा बनाम सबूत प्रधान, ये एक प्रकरण है। इस प्रकरण में इसी मामले को डिसाइड किया गया है, जो पैरा क्रमांक 6 और 37 में है। क्योंकि प्रकरण तो सर काफी लंबा है, अगर पूरी डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो भी कम से कम 2 घंटे का हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरी ई बुक के अंदर इसको प्रिंट कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी ई बुक के अंदर जो भी जजमेंट लिखे हुए हैं उसको आप उसकी बुक ही प्राप्त करें। आप ये तो एक खाली मार्गदर्शन के लिए मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है। लेकिन जैसे 10 मार्च 2006 साधना पात्रा बनाम सबूत प्रधान, तो ये जो बुक है आपको ये उसमें मिल जाएगा। तो गूगल पे भी लिख के आप सर्च करेंगे तो वहां इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। गूगल पे भी मिल जाएगी और बुक में भी। आप गूगल में जो आपको डिटेल मिलेगी उसके आधार पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। यही शीर्षक 10 मार्च 2006 साधना पात्रा बनाम सबूत प्रधान, इससे भी आप सर्च करेंगे तो ये प्रकरण आपको मिल जाएगा। और मेरी ई बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसमें पूरी डिटेल से मैं जानकारी आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रिट आवेदन सिविल वकील संख्या 211/2000 में विद्वान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय कटक द्वारा दिनांक 26/10/2005 के आदेश के विरुद्ध दिया गया है, जिसमें दिनांक 23/9/2005 के आदेश को वापस लेने के लिए स्टेगन की ओर से प्रार्थना और प्रार्थना के लिए एमिकस क्यूरी द्वारा PW1 की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था। ये इसका शीर्षक है और ऊपर जो संख्या क्रमांक भी सर लिखा हुआ है। और इसमें जो आपको शॉर्ट में मैं बता देता हूं, पैरा क्रमांक 2 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री जेना ने आदेश को मुख्यतः 2 आधारों पर चुनौती दी, अर्थात मनमाने ढंग से स्थगन की प्रार्थना को अस्वीकार करना और वकील को PWD एक्ट से जिरह करने का अवसर देने से इनकार करना। ये दोनों आधार उनके द्वारा लिए गए थे। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उचित आधार पर स्थगन की प्रार्थना को ठुकरा दिए जाने के बाद एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त वकील ने अदालत के समक्ष PW1 में जिरह करने की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि याचिकाकर्ता उस तारीख को अनुपस्थित थी और उसके अनुपस्थिति में जिरह की अनुमति नहीं थी। ये इसमें सर बताया गया, उसके फैक्ट पढ़ के बता रहा हूं सर मैं, जो उसमें लिखे हुए जजमेंट में। इसलिए पक्षकार की अनुपस्थिति में भी न्याय मित्र के रूप में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता PW1 से जिरह करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।
विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 13 पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के लिए पक्षकार द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है, और इसलिए यद्यपि न्यायालय द्वारा न्याय मित्र नियुक्त किया गया है, फिर भी उसकी जिम्मेदारी है कि याचिकाकर्ता का बचाव करने के लिए ऐसे सभी कार्य करे जो पक्षकार द्वारा रखे गए अधिवक्ता द्वारा किए जाने चाहिए। और इसमें आगे ये भी बताया गया है, ये एक पेरा पूरा कर देता हूं सर मैं आपको। इस संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के नियम 27 का हवाला दिया और कुछ निर्णयों पर भी इसमें भरोसा दिया। ये उसके कुछ फैक्ट हैं सर जो मैंने आपको बता दिए। अब हम मुख्य पैरा क्रमांक 6 पे चलते हैं, जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है कि क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। अब चाहिए तो क्या उसको प्रतिबंध कानून में रोक दिया गया है कि वकील उसमें नियुक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। इसकी अनुमति धारा 13 में दी गई है। धारा 13 के प्रारंभ में तो बताया गया है, तो उसका मकसद जो है शीघ्र निराकरण और सुलह समझौते के माध्यम से न्यायालय के द्वारा निपटाना है। लेकिन यदि न्याय हित में आवश्यक है तो न्यायालय उसमें अनुमति दे सकता है, जो इस पैरा क्रमांक 6 में बताया है। मैं आपको वहां लेके चलता हूं। ये देखें सर, पैरा क्रमांक 6 में जो हमारे वीडियो का जो है टाइटल है, वही दो मुख्य प्रश्न इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा बनाए गए हैं, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करने पर विचार हेतु दो प्रश्न उठते हैं। नंबर 1, क्या परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 13 परिवार न्यायालय के समक्ष कार्रवाई में पक्षकारों की ओर से मामले का संचालन करने के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाती है? नंबर 1 प्रश्न ये पैदा हुआ सर इस जजमेंट में। नंबर दूसरा है, क्या न्याय मित्र न्यायिक कार्रवाई में किसी पक्षकार द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के समान सभी कार्य कर सकते हैं? ये दो मुख्य प्रश्न इस न्याय दृष्टांत में बताए गए पैरा क्रमांक 6 में और पैरा क्रमांक 37 में। इसका जो डिसीजन बताया मैं सीधा वहां पे लेके चलता हूं। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है सर। इसमें आप देख रहे हैं मेरी ई बुक के अंदर, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, और यदि आपको जजमेंट चाहिए तो आप मेरी ई बुक के अंदर से इसको देख भी सकते हैं। 37 में सर जो हमारा वीडियो का टाइटल है, उसी के संबंध में बड़ा खुलासा किया गया है। वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति, ये इसका प्रारंभ में लिखा गया है। न्यायालय पक्षकारों को न्यायालय में वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे सकता है। ऐसी अनुमति तब दी जा सकती है, कब दी जा सकती है? जब मामले में कानून या तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हों। कोई तथ्य के और कानून के जटिल प्रश्न हैं तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अनुमति दे सकता है। यदि न्यायालय का विचार है कि पक्षकार व्यक्तिगत रूप से अपना मामला पर्याप्त रूप से संचालित करने की स्थिति में होगा, नंबर 1 स्थिति, या किसी अन्य कारण से अनुमति देने के कारणों को आदेश में दर्ज किया जाएगा। न्यायालय द्वारा कार्रवाई के किसी भी चरण में इस प्रकार दी गई अनुमति को रद्द किया जा सकता है यदि न्यायालय उसे उचित और आवश्यक समझे। मतलब दी गई अनुमति को न्यायालय रद्द भी करने का अधिकार रखता है। इसलिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि धारा 13 को नियम 37 के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और ठोस कारणों के अभाव में ऐसी अनुमति को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये जो फैसला है उड़ीसा उच्च न्यायालय का, उसमें सर ये डिसाइड किया गया है 10 मार्च 2006 साधना पात्रा विरुद्ध सुब्रत प्रधान। ये प्रकरण है सर, ये चूंकि हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित है इसलिए मेरे द्वारा इसमें शामिल किया गया है। मैंने आपको मुख्य मुख्य बात इसमें पढ़ के बता दी है। पूरा जजमेंट है जो मैं स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूँ, पूरे जजमेंट को ही मैंने मेरी ई बुक में प्रिंट किया है आप लोगों को पढ़ने और समझने के लिए। और अंत में सर इसका कुछ निष्कर्ष भी वो भी बता देता हूँ। पैरा क्रमांक 10 जो जजमेंट का आखिरी पैरा है, कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई गई जिसमें उन्होंने जिरा करने के लिए कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी की प्रार्थना को ठीक कर दिया। इस तरह के आवेदन के लिए एक वकील की वकालत के लिए खुला होगा कि वे एक पक्ष या दो पक्ष द्वारा निर्धारित किए गए हैं तो अदालत उस पर विचार कर सकती है और इस निर्णय में शामिल हो सकती है। ये सर इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा फैसला है, हमारे वीडियो के टाइटल से भी संबंधित है, आपके नॉलेज के इजाफे के लिए भी आवश्यक है। कभी आपको इस प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए कि क्या फैमिली कोर्ट में वकील नियुक्त हो सकता है या किसी कारणवश आपको वकील नियुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाए, तो ये साइटेशन भी आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और इसी प्रकार से ये वीडियो का समापन है और इसको मैं सर ई बुक का भी परिचय करा देता हूँ आपको। मैं स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं ये, क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए, ये ई बुक है सर। उसी ई बुक के अंदर से मैंने आपको ये साइटेशन भी पढ़ के बताई उड़ीसा उच्च न्यायालय की,
और वीडियो का जो मैंने उदाहरण और संक्षिप्त जानकारी थी वो भी ई बुक के अंदर से पढ़ के बताई है। पढ़ के बताने का मेरा मकसद ये है कि यदि आपको ई बुक की आवश्यकता महसूस होती है तो आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि यही ई बुक आपको वहां भी प्राप्त होगी। इसमें मैं विषय सूची से भी परिचित करा देता हूँ सर आपको। फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस निपटाए जाते हैं, और हमारा जो ऊपर टाइटल है, क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए, इसमें विषय सूची में मैंने सिर्फ इसको यहीं तक सीमित नहीं रखा है सर। इसमें मैंने और भी बहुत कुछ समावेश किया है। सभी कानूनों को एक जगह इकट्ठा करके ले आया हूं मैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके और आपके मन में उठने वाले सभी सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो सके। अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय मैंने इसमें रखा हुआ है, और इसमें फैमिली कोर्ट क्या है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, फैमिली कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य, न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र, ये सभी अध्याय 1 में बताया गया। अध्याय 2 में जो बताया गया विवाद से जुड़े विवाद हैं वो पूरे डिटेल है। अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद है। अध्याय 4 में भरण पोषण से संबंधित, गुजारा भत्ते से संबंधित मामले को बताया गया। अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा के बारे में बताया गया। अध्याय 6 के अंदर बताया है संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। संपत्ति विवाद और उत्तराधिकार, इसके संबंध में सर मैंने मेरा एक पिछला वीडियो भी बनाया है, जिसमें के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा, AIR 2003, ए सुप्रीम कोर्ट 3184, ये एक साइटेशन मैंने सर बताई थी उसमें। और ये जो है कि सर काफी महत्वपूर्ण साइटेशन है ये भी। जैसे कि संपत्ति संबंधी जो विवाद होता है पति और पत्नी के बीच में, तो उस कंडीशन में उसका निराकरण फैमिली कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें इस साइटेशन को मैंने पूरी डिटेल के साथ ई बुक के अंदर से आपको पढ़ के समझाया भी है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, चूंकि हमारा वीडियो लगभग फैमिली कोर्ट से ही संबंधित है, हर चीज फैमिली कोर्ट की ही है इसमें। इसमें जो एक बार और साइटेशन सर मैं आपको पढ़ देता हूं, के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 3184। इसमें सर ये बताया गया है कि याचिकाकर्ता जो है कि अब्दुल जलील और प्रतिवादी टी ए शाहिदा, तो सर ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में दोनों याचिकाकर्ता जो है अब्दुल जलील और टी ए शाहिदा प्रतिवादी के बीच में ये विवाद हुआ था कि उनका जो निकाह हुआ था 1995 में, फिर एक पुत्री का जन्म हुआ, फिर उसके बाद एक और संतान हुई, उसके बाद शाहिदा का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसके बाद इन दोनों के संबंध खराब हो गए। 95 में तलाक भी हो गया, और जो नकदी और कुछ जेवरात दिए गए थे शाहिदा को, तो उससे जो है कि याचिकाकर्ता ने संपत्ति खरीदी थी, नगद से भी और जेवरात को बेच के भी। और उसके बीच इनके बीच एक समझौता भी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि ये सारी संपत्ति प्रतिवादी को दे दी जाएगी। इसमें याचिकाकर्ता ने जो है कि चुनौती भी दी थी, और मसला ये था कि वो चाहता था कि वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, और जो समझौता लिखा गया है उसको डरा धमका कर लिखा गया है। तो इस मामले में न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया है, शाहिदा को 23/100 अंश का शेयर माना गया, और अनुसूची 1 में जो प्रॉपर्टी थी वो भी शाहिदा की मानी गई। लेकिन इसमें जो मुख्यतः माननीय न्यायालय के द्वारा जो डिसाइड किया गया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो ये बताया गया है कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 की उपधारा C, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो संपत्ति से संबंधित विवाद हैं वो कुटुंब न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। तो उसको व्यापक रूप से देखना चाहिए, ये नहीं कि उसको संक्षिप्त रूप में देखा जाए। मैं उसी के बारे में सर आपको बुक में से उसको एक बार पढ़ के बता देता हूं, उस लाइन को भी, ताकि आपको ये चीज मुकम्मिल हो जाए। किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्रवाई कुटुंब न्यायालय के द्वारा सुनी जाएगी। अब कोई पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, उसको कुटुंब न्यायालय के द्वारा नहीं सुना जाएगा। भाई बहन का विवाद है, उसको नहीं सुना जाएगा। बाप की संपत्ति को लेकर औलाद लड़ रही है, उनका विवाद है, इसको कुटुंब न्यायालय के द्वारा नहीं सुना जाएगा। जो पति पत्नी का विवाद है और उनके बीच में जो वैवाहिक संबंधों के दौरान जो मामले हैं, उसको कुटुंब न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। तो ये सर एक बड़ी महत्वपूर्ण साइटेशन है, और मैंने पूरा डिटेल में वीडियो भी बनाया है सर, इसमें मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है। ये जो संपत्ति से संबंधित है फैमिली कोर्ट की, आप उसको देख भी सकते हैं, और इस ई बुक के अंदर भी वो साइटेशन मौजूद है जो मैंने आपको पढ़ के बताई है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं सर। अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामले, अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार, इसमें भी काफी धारा 12, धारा 13,
हिंदू विवाह अधिनियम की, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 और दंड प्रक्रिया संहिता 125 जिसको तब्दील करके धारा 144 कर दिया गया है, आदि सभी जानकारियां दी गई हैं। आपसी सहमति और मध्यस्थता अध्याय 9 में बताया है। 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केसला के बारे में बताया, और निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श, और अंत में डिस्क्लेमर है। कुल अध्याय 12 में इसको बांटा गया है। और ये ई बुक ये सर जो आप देख रहे हैं, और इसी ई बुक के अंदर से मैंने जानकारी भी आपको दी है। मेरे अधिकतर व्यूवर्स का मुझसे कहना है कि सर आप जो भी वीडियो बनाते हैं तो उसका पीडीएफ हमें जरूर आप उपलब्ध कराएं। तो ये पीडीएफ का उपलब्ध कराने का एक रास्ता मैंने आपके लिए निकाल लिया है, और ये पीडीएफ ही है जो ई बुक के रूप में आपको प्राप्त होगा। और इसको, इसकी जो लिंक है, इसको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही आप उस पर ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। 199 रुपीज मात्र कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपए। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां जाके खरीद सकते हैं। उसी के नीचे ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर का भी लिंक दिखाई देगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहाँ 50 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। यदि आपको उसमें जो आपकी प्रॉब्लम को हल करने वाली कोई सॉल्यूशन मिल बुक के शीर्षक से लगता है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप पढ़ लें, आप चाहें तो उसमें भी मैंने काफी डिटेल जानकारी दी हुई है। और उसके बाद ई बुक के नीचे ही वेबसाइट का मेरी लिंक दिखाई देती है, और उसके नीचे कंसल्टिंग का नंबर मेरा दिखाई देता है, जिसमें पूरे नियम और रूल्स मेरे लिखे हुए हैं। और बुक का भी, बुक नाउ का जिसको कहते हैं मीटिंग के लिए बुक नाउ का, वो उसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में तो सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, जो धारा 13 से संबंधित है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी है, और उम्मीद है कि सर आपको मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। और मैंने जो है कि मेरे चैनल पर वसीयत से संबंधित भी काफ़ी वीडियो अपलोडेड किए हैं, नोटरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, BNS 2023 से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, और इसी प्रकार से फैमिली कोर्ट से रिलेटेड भी मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। ये सभी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और नोटिस रिलेटेड तो मैंने लगभग लगभग हर पहलू पे अपलोड किया है, और लगातार मैं कर रहा हूँ जैसे जैसे कंडीशन और सिचुएशन आती जाती हैं। कुछ प्रमुख वीडियो में बता देता हूँ जो मुझको अभी ध्यान आ गया। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, दोनों एक एक घंटे की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आपको मिल जाएंगे। ई बुक भी आपको मिल जाएगी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक कॉपी पेस्ट कर दी है। इसी प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिनको प्राप्त हो गया है, तो नोटराइल टिकट किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, चालान कैसे भरेंगे, 3 आवेदन जो तैयार होंगे उनकी ड्राफ्ट क्या होगी, इस पे स्पेशल वीडियो बना के उसकी ई बुक बना के मैंने उसी वीडियो के नीचे लिंक भी उसकी दे दिए, मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोडेड है। इसी प्रकार से नोटरी सेल के द्वारा एफिडेविटों में डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं, उन डिफेक्टों को कैसे दूर किया जाएगा, इस पे मैंने स्पेशल एफिडेविट की ड्राफ्ट तैयार की है, जिसका यूज उस एफिडेविट की ड्राफ्ट का मैंने खुद ने भी किया, और मेरे यहाँ 5-6 अधिवक्ता साथी उन्होंने भी किया है, और सभी को उसमें सफलता प्राप्त हुई और सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ गया। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपको भी उससे प्रॉफिट और फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि कई बार हम शपथ पत्र में बहुत सी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन उस शपथ पत्र के अंदर मैंने उन सभी बातों का समावेश किया है जो नोटरी सेल के द्वारा मांगी जाती हैं। तो आप उसको मेरी ई बुक के अंदर से आप देख सकते हैं, और उस ड्राफ्ट में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। जिन लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया उन सबको मेरी तरफ से शुभकामना, मुबारकबाद और बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो भी धीरज बनाए रखें, सभी को धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगा। स्कूटनी में दिखा रहा है, लेकिन वो जैसे ही स्कूटनी में आपका वेरिफिक जांच में आएगा उसके बाद आपके ईमेल पर या आपकी नोटरी सेल की जो साइट है वहां पे वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भेज दिया जाएगा। मेरे कई व्यूवर्स इस बारे में कमेंट्स करते हैं, सवाल करते हैं, इसलिए मैं लास्ट लास्ट में उनको इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। और इसी से रिलेटेड तमाम वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।